तो ये मान लिया जाए कि 2024 का चुनावी बिगुल संसद के पटल से बच चुका है। अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्ष ने मोदी सरकार पर जो आरोप लगाए थे वो क्रमशः जारी रहे। जवाब में मोदी सरकार ने भी बहस का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि संसद में अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर दिया। 2 दिन की चर्चा का निचोड़ तो यही निकल रहा है। आज बुधवार के दिन बहुत से सांसदों ने बहस की 9 अगस्त के रोज, लेकिन कीवर्ड 2 ही बने। सांसदी बहाल होने पर लौटे राहुल गांधी का भाषण और देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके मंत्रालय से संबंधित विषय था मणिपुर और आंतरिक सुरक्षा का। इन दोनों ने क्या दलीलें दी और उनमें दम कितना था, और इससे इतर दूसरे दलों के नेता सत्तारूढ़ के या विपक्ष के क्या बोले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन, ये सब बताएंगे दिन की बड़ी खबर में। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। बहस के क्रम में राहुल गांधी पहले बोले, अमित शाह बाद में, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री के बोलने से पहले शाह की बात का वजन ही सबसे ज्यादा है, तो हम पहले उनके तर्कों पर गौर करेंगे। जैसा हमने आपको बताया, अमित शाह ने अपनी बात अविश्वास प्रस्ताव तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने यूपीए के जमाने में हुए भ्रष्टाचार की बात की, किसानों की बात की, पाकिस्तान और कश्मीर, अंत में आखिरी पर आए वो मणिपुर पर। शाह के आज के भाषण को आप 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक एक करके हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में नस्ली हिंसा देखने को मिल रही है, जिसकी मुख्य वजह एक समुदाय में फैली संशय की भावना है। उन्होंने मणिपुर में होने वाली घुसपैठ का भी जिक्र किया। 2021 में हमारे देश की पड़ोस में म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ और म्यांमार में वहां पर मिलिट्री का शासन आया, डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और वहां पर एक कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा। जब कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा, वहां की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई करना शुरू की, दबिश बनाना शुरू की और चूंकि म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है मान्यवर, वहां फेंसिंग नहीं है और आज से नहीं, आजाद हुए तब से नहीं फेंसिंग नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहां शरणार्थी नाते यहाँ आना शुरू हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर, क्योंकि उनका झगड़ा मणिपुर की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए अरे म्यांमार की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए वो यहाँ पर आए। मान्यवर, हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहाँ आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे। कहाँ बसेंगे? तो जंगल में बसने लगे और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसांख्यिकी बदल जाएगी। हमने उसको देखा। उसी वक्त मान्यवर हमने गृह मंत्रालय में 2022 में निर्णय किया कि अब ये बॉर्डर को खुला नहीं कर सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। हमने 10 किलोमीटर फेंसिंग पूरी कर दी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। आपने 2014 तक कभी फेंसिंग नहीं की। हमने दूरंदेशी से 30 में दंगे हुए, 21 में ही फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था। 10 किलोमीटर ट्रायल फेंसिंग बन चुकी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे बाकी, जिससे ये घुसपैठ को रोका जा सके। इसके बाद गृह मंत्री ने सदन में मणिपुर के उस वीडियो का जिक्र किया जिसमें महिलाओं के साथ हिंसा हो रही थी और इसके बाद से ही देश में नए सिरे से मणिपुर की बदहाल स्थिति पर बात शुरू हुई थी। गृह मंत्री ने कहा कि अगर किसी के पास ऐसा वीडियो है तो क्या उसे वायरल करना चाहिए था या सबसे पहले पुलिस को देना चाहिए था? कम से कम उन महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए था। यहाँ हम अमित शाह की बात से पूरी तरह सहमत हैं। यौन उत्पीड़न का वीडियो जारी करना, शेयर करना नैतिक ही नहीं, कानूनी रूप से भी गलत है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पुलिस को सूचना पहले मिल गई थी। वो वीडियो आते आते यानी 2.5 महीने तक पुलिस बैठी रही। वीडियो आने के बाद धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होने लगी। शिकायत पहले ही हो चुकी थी। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि वीडियो वायरल होना चाहिए था? कतई नहीं। हम सिर्फ ये रेखांकित कर रहे हैं कि पहले कानून टूटा, फिर उसकी सूचना देने में एक और कानून टूटा और तब जाकर हमारी चेतना को झटका लगा, हम हरकत में आए। इन सब में हम सब शामिल हैं, विपक्ष भी। लौटते हैं शाह के बयान पर। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि मणिपुर को लेकर सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मान्यवर, हमने
ये सारी की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कमीशन बना दिया है, जिसमें एक आईपीएस और आईएएस अफसर भी है। मान्यवर अध्यक्ष राज्यपाल महोदय को अध्यक्ष बनाकर शांति समिति को हमने वहां पर प्रस्तापित किया है। 36,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी जहां मतई समूह रहता है, जो कुकी रहता है, बीच में बफर जोन बनाकर खड़े हैं। आज भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई कि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस दिन रात तैनात है, इसलिए हिंसा कम हुई है। बेहतर इंटर एजेंसी समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था, क्योंकि वहाँ बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, असम राइफल भी है, सेना भी है, मणिपुर पुलिस भी है। पांचों सुरक्षा एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था बना दी गई है और उसकी चेयरमैनशिप यहाँ से भेजे गए सुरक्षा सलाहकार के हाथ में है। इस घटनाक्रम के पीछे षड्यंत्र वाले जो 6 केस रजिस्टर किए, 6 के 6 केस पहले सीबीआई को दे दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने और 11 केस सीबीआई को दिया है। इसके लिए भी एसआईटी आज गठित हो गई है। मणिपुर से इतर अमित शाह के बयान में यूपीए सरकार पर ढेर सारे वार थे। शाह ने शुरुआत ही अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास से की। उन्होंने 1993 के नोट फॉर वोट कांड का जिक्र किया, जब नरसिम्हा राव पर सरकार बचाने के लिए सांसद खरीदने का आरोप लगा था। नरसिम्हा राव जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई, स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी। आज कांग्रेस भी वहां बैठी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां बैठा है। मान्यवर 2008 में मनमोहन सिंह जी विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। विश्वास प्रस्ताव के वक्त भी एक बार यहाँ पर बरोबर देश में वातावरण हो गया था कि इनके पास बहुमत नहीं है, बहुमत था भी नहीं। और मान्यवर इस सदन ने उस वक्त सबसे कलंकित घटना देखनी पड़ी। सांसदों को करोड़ों रुपए की घूस लेनी पड़ी और हमारे ऑनेस्ट सांसद वो रुपया लेकर पीठ के सामने आए और कहा कि हमें संरक्षण चाहिए, हमें रुपया ऑफर किया गया और वो सरकार बचा ली। तो एक तो चरित्र है यूपीए का, सरकार के सामने अविश्वास का प्रस्ताव आए या कोई अविश्वास का प्रस्ताव न लाए, इसलिए विश्वास का प्रस्ताव वो स्वयं लाए। इसमें से बचने के लिए सारे सिद्धांत, सारा चरित्र, सारे लोकसभा के नियम कानून, हमारी परंपराएं, इसको त्याग कर येन केन प्रकारेण सत्ता को संभालना और सत्ता पर काबिज रहना। शाह के बयान से यह भी साफ हुआ कि सरकार किसान आंदोलन और उसके बाद वापस हुए कृषि कानूनों का प्रकरण भूली नहीं है। कानून लेकर आई, किसान महीनों दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, इसके विरोध में रास्ते बंद रहे। एमएसपी को लेकर सरकार के साथ कई राउंड की बैठक भी किसी काम ना आ सकी और आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा और विपक्ष ने तब सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप गढ़ा। इसीलिए अमित शाह आज उस नैरेटिव को भी काउंटर करते नजर आए। अरे एमएसपी बहुत चिल्लाते रहते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं उनको मैं एमएसपी के बारे में जरूर पूछना चाहता हूं कि भैया आपने एमएसपी की कितनी खरीदी की थी और एमएसपी में के रेट में कितनी बढ़ोतरी की थी, जरा हिसाब किताब लेकर जनता के सामने जाइए। मगर नहीं जाएंगे, बैठे बैठे बोले रह गए एमएसपी का क्या हुआ। मैं बताता हूं सत्य क्या है और मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता को और 14 करोड़ किसानों को कहना चाहता हूं कि आपके घर में सबसे ज्यादा एमएसपी और एमएसपी पर सबसे ज्यादा धान खरीदने का काम कोई एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर, धान की खरीदी पहले ध्यान से सुनना, सभी सभासदों को मेरा विनती है, ध्यान से सुनिए। धान की खरीदी 475 लाख मैट्रिक टन मनमोहन सिंह जी ने अपने अंतिम साल में की। मैं फिर से आंकड़ा बोलता हूं, 475 लाख मैट्रिक टन। नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम खरीदी 896 लाख मैट्रिक टन, 88% की वृद्धि। मान्यवर,
और लाभार्थी किसान पहले 76 लाख थे, अब 1,31,00,000 लाभार्थी। मान्यवर, गेहूं की खरीदी, एमएसपी पर खरीदी, इसके अंदर मनमोहन सिंह जी और इनकी यूपीए की सरकार 251 लाख मैट्रिक टन छोड़कर गए थे, 251 लाख मैट्रिक टन। अब नरेंद्र मोदी जी ने 251 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 433 लाख मैट्रिक टन पहुंचाने। इसके बाद भाजपा नेता ने पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे को उठाया और कहा कि पाकिस्तान के अंदर हमारी सरकार ने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की। यही नहीं, अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद से कश्मीर में पत्थरबाजी भी बंद हो गई। स्टोन पेंटिंग का मैं आप सबको कहता हूं, पथराव की घटना टीवी पर दिखाई पड़ती है भैया? कहीं नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि पथराव बंद हो चुका। माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर पुलिस, प्लीज, मान्यवर, जम्मू कश्मीर पुलिस 90 के दशक के पहली बार आज एक्टिव होकर आतंकवाद का सामना कर रही है। जब मान्यवर, सरहद के उस पार से आतंकवादी घुस जाते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कोई जवाब नहीं देता था। 2 बार पाकिस्तान ने हिमाकत की, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी। आखिर में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा और कहा कि जब कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं तो अपना नाम बदल लेती हैं। यूपीए नाम तो ठीक था, बदल क्यों दिया गया? अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे, क्या प्रॉब्लम था भाई? नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से बताना, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं, कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे। इन्होंने भी नाम बदल दिया। आपने अमित शाह के भाषण की 5 अहम बातें सुनी, अब उनकी बात सुनिए जिन्हें शाह जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी, कल न सही राहुल ने आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की। अडानी से बात शुरू करते हुए राहुल गांधी ने कुछ कहानियां भारत जोड़ो यात्रा की भी सुनाई। इस दौरान ट्रेजरी बेंच की तरफ से कहा गया कि मणिपुर पर बोलिए ना। कुछ देर बाद राहुल मणिपुर पर लौटे। उन्होंने मोदी सरकार पर एक एक करके गंभीर आरोप लगाए। अगर राहुल गांधी की स्पीच सुनेंगे तो आपको कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे, बंटवारा, भारत माता, देशद्रोह। ये वही कीवर्ड्स हैं जिन्हें बीजेपी की डिक्शनरी में हाईलाइट किया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता, सांसद और मंत्री चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर चुनावी रैलियों को संबोधित करें, कांग्रेस राहुल गांधी और दूसरे नेताओं पर इन्हीं विषयों को लेकर आरोप लगाते हैं। राहुल ने आज इन्हीं के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने इस बात को रेखांकित किया कि वो मणिपुर गए लेकिन प्रधानमंत्री नहीं। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है।
राहुल गांधी ने मणिपुर का जिक्र किया तो अमित शाह की तरफ से इसका काउंटर भी आया। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। वापस लौटते हैं वायनाड के सांसद के भाषण पर। राहुल गांधी ने नूह हिंसा का जिक्र किया और मोदी सरकार पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। अविश्वास प्रस्ताव पर आज हुई चर्चा का एक हिस्सा महिलाओं पर केंद्रित रहा। मंशा भले ही ये ना रही हो, लेकिन देश में महिलाओं के उत्पीड़न पर आज सदन का ध्यान जरूर गया। राहुल गांधी ने जब मणिपुर की बात की तो उन्होंने वहां महिलाओं पर हुए अत्याचारों और उनके दुखों की तरफ ध्यान दिलाया। राहुल 29 जून को मणिपुर गए थे। इस दौरे में उन्होंने वहां के पीड़ितों से मुलाकात की थी और आज उसी मुलाकात से जुड़ी 2 कहानियां सुनाई। मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, महिला का सम्मान करें प्लीज, ये सम्मान। एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, मैंने उससे सवाल पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई। मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। दरअसल 19 जुलाई तक हम सिर्फ इसी चर्चा में मशगूल थे कि मणिपुर के 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं। सभी का ऐसा मानना था, न राज्य की पुलिस, न केंद्र की सुरक्षा बल और न डबल इंजन सरकार उस हिंसा को रोक पा रहे हैं। लेकिन 19 जुलाई यानी संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले मणिपुर की 2 महिलाओं के साथ हुई बर्बरता का वीडियो सामने आया और तब पूरे देश का ध्यान वहां पर महिलाओं के साथ इस हिंसा के दौरान हो रही हिंसा, यौन शोषण और हत्याओं पर गया। हमने मणिपुर को एक मानव त्रासदी की तरह देखना शुरू किया। मामला महिलाओं पर अत्याचार का बनने लगा तो भाजपा ने इस बात को रेखांकित करना शुरू किया कि दूसरे राज्यों में भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती रही है।
सदन में भी इसी लाइन पर बयान आए, लेकिन इसी बहाने देश की महिलाओं पर होने वाली हिंसा की बात हुई। 2014 के बाद से जब भी राहुल गांधी आते हैं सामने तो उन्हें काउंटर करने के लिए बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा जाता है। और 2019 में जब से उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को हराया तो ये मंजर रिपीट होने लगा। आज भी लोकसभा में ऐसा हुआ। राहुल गांधी ने भाषण खत्म किया और सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोलने के लिए खड़ी हुई। उन्होंने पहले राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया और कहा मणिपुर देश का अभिन्न अंग है, वो कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके बाद उन्होंने सदन में कुछ तस्वीरें दिखाई और उनकी कहानी सुनाई। ये कहानियां थीं कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के दौरान वहाँ की महिलाओं पर होने वाले भयानक अत्याचारों की। उन्होंने गिरिजा टिक्कू की कहानी सुनाई, गैंगरेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। सरला भट्ट की कहानी सुनाई, विस्थापन के दौरान जिनका गैंगरेप किया गया। स्मृति ने पूछा गिरिजा टिक्कू और सरला भट्ट को इंसाफ कब मिलेगा। राहुल ने मणिपुर पर सरकार को घेरा था। स्मृति ने जब बोलना शुरू किया तो वो सदन को कश्मीर ले गई। गिरिजा और सरला के बाद उन्होंने कश्मीर में महिलाओं के अधिकारों की बात की और आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 की वजह से कश्मीर की बेटियों के अधिकार छिन रहे थे और कांग्रेस चाहती है कि 370 को पुनः स्थापित किया जाए। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। धारा 370 की वजह से कश्मीर की बेटियों को दहेज के लिए अगर प्रताड़ित किया जाता था तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहारा नहीं था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। हालांकि जब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सांसद फारूक अब्दुल्ला ने स्मृति के इस दावे का खंडन किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में बाल विवाह तो 1920 के दशक में ही बैन कर दिया गया था, तो बात हल्ले गुल्ले की शुरू हो गई। इन सब के बीच स्मृति ईरानी राजस्थान के भीलवाड़ा में 14 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या का जिक्र करने लगी। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जेलों में महिला कैदियों के साथ होने वाले अत्याचारों का भी जिक्र किया। इसके बाद स्मृति ने खुले में शौच की वजह से महिलाओं पर होने वाले यौन शोषण का जिक्र किया। 2005-6 में यूपीए की सरकार को यह ज्ञात हो गया था कि खुले में शौच करने की वजह से महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। 2005-6 में इनको पता था, ये सरकारी सर्वे में ज्ञात हुआ है, लेकिन ये चुप थे। 2010 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा, इनकी तब सरकार थी, कि स्वच्छता ना होने की वजह से देश की जीडीपी पर 6.4 का नेगेटिव इंपैक्ट है। ये चुप रहे। महिला का बलात्कार था, इनको पता था, ये चुप रहे। 2014 तक देश में केवल 39% आबादी को इन्होंने टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करके दी। 2019 तक 100% कवरेज हुआ। 110 मिलियन टॉयलेट। ये हंसते हैं इस पे अध्यक्ष जी। इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी से राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मणिपुर के मसले को हल्के में ले रही है और जब वहां के हालातों को लेकर चर्चा होती तब सत्ता पक्ष के लोग विभिन्न राज्यों की छिटपुट घटनाओं का जिक्र कर उसे जस्टिफाई करना चाहते हैं। 29 जुलाई को विपक्षी गठबंधन के 21 सांसद मणिपुर के दौरे पर गए थे। लल्लन सिंह भी इसमें शामिल थे। इस दौरे का जिक्र करते हुए जेडीयू सांसद ने कहा कि राहत शिविरों में हिंसा प्रभावित महिलाओं का प्रसव कराया जा रहा है। मणिपुर के लोगों को पुनर्वासित करने की जरूरत है। आज बेघर हो के लोग मई से आज तक राहत शिविरों में रह रहे। राहत शिविर में गर्भवती महिलाओं का गर्भ रह रही है, वहां प्रसव पीड़ा हो रहा है, वहां बच्चे पैदा हो रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। और आप कह रहे हैं उसको अलग अलग राज्यों की छिटपुट घटनाओं को जोड़कर आप कह रहे हैं कि बहुत सही। भाई मौन व्रत तो धारण किया प्रधानमंत्री जी, जरूर किया। इसके बाद सदन में शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने चर्चा में हिस्सा लिया। अकाली दल ना तो
विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और न सत्ता पक्ष के एनडीए का। इसलिए हरसिमरत ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और केंद्र सरकार पर भी। 1984 के दंगों का जिक्र स्मृति ईरानी ने किया था, लेकिन हरसिमरत ने जिस तरफ ध्यान दिलाया वो इस देश के लिए बेहद अफसोसजनक है। उन्होंने कहा, दुनिया में सिर्फ एक जगह ऐसी है जहां विधवा कॉलोनी है, दिल्ली में। 1984 के दंगों के बाद विधवाओं के लिए कॉलोनी बनाई गई क्योंकि बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ था और कांग्रेस देश जलने की बात कर रही है। हालांकि उन्होंने सरकार को भी घेरा। हरसिमरत ने कहा कि बीजेपी को तभी 1984 याद आता है जब कांग्रेस पर निशाना साधना होता है। 9 साल में सरकार ने क्या किया दंगा पीड़ितों के लिए? क्या सरकार का कोई भी नुमाइंदा इन 9 सालों में विधवा कॉलोनी गया? इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव बोले। उन्होंने मोदी सरकार के कामों का बखान तो किया ही, साथ साथ ये भी बताया कि उनकी सरकार ने आदिवासी समाज से पहली महिला राष्ट्रपति बनाने का काम भी किया। अंत में बात उस चीज़ की जिस पर आज दिन भर टीवी चैनलों पर खूब हल्ला कटा। क्या राहुल गांधी ने सदन में फ्लाइंग किस दिया और महिला सांसदों का सत्ता पक्ष की अपमान किया? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन में फ्लाइंग किस दिया, ये जानते हुए भी कि यहाँ महिला सांसद भी बैठी हैं। इसके बाद एनडीए की महिला सांसदों ने पत्र के जरिए लोकसभा अध्यक्ष के पास शिकायत भी दर्ज कराई। राहुल गांधी पर इस आचरण का आरोप सदन की कार्रवाई के दौरान लगा है। आपकी निगाहें उस वक्त स्क्रीन पर वो वीडियो ढूंढ रही हैं तो साफ कर दें कि संसद टीवी के कैमरे पर यह वाकया कैद नहीं हुआ था। इंडिया टुडे ग्रुप की सीनियर करेस्पॉन्डेंट मौसमी सिंह द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जब राहुल गांधी संसद से बाहर निकल रहे थे उस वक्त उनके हाथ से कुछ कागज नीचे गिर गए, जिनको उठाने के लिए जैसे ही राहुल गांधी नीचे झुके बीजेपी के सांसद हंसने लगे। इसके बाद राहुल ने ट्रेजरी बेंच की तरफ फ्लाइंग किस का इशारा दिया और फिर निकल गए। ये पहली बार नहीं है जब संसद में राहुल के हाव भाव पर विवादों की दुंदुभी बजी हो। बात टू विंडो के जरिए समझते हैं। पहली खिड़की में दिख रहा वीडियो साल 2018 का है। उस वक्त भी लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान राहुल गांधी पीएम मोदी की सीट पर जाकर उन्हें गले लगाते हैं, फिर अपनी सीट पर जाकर अपनी पार्टी की सांसदों की तरफ आंख मारकर इशारा करते हैं। स्क्रीन के दूसरे दरीचे में चल रहा वीडियो 2019 का है। लोकसभा की लोकेशन तब एआईडीएमके के सांसद थम्बी दुरई की स्पीच के दौरान राहुल गांधी मेज पीटते और अपने साथी सांसदों की ओर आंख मारते देखे गए थे। इन चीज़ों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में भी किया था, लेकिन ये सारी चीज़ें शेपक की तरह हैं। मुख्य मुद्दा है मणिपुर और अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष और सरकार के बीच होने वाली बहस और उससे निकलने वाले संकेत। इन्हें हम कल भी पकड़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आज के शो में इतना ही है। शुक्रिया, शुभ रात्रि। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए।